हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडल कोचिंग। दिस इज कृष्णकांत सिंह बुंदेला। इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स के हिंदी के पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। इस पार्ट में हम इकोनॉमीज ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये कंसेप्चुअल ही डिस्कशन है, इसको मैं इन डेप्थ कभी और करूँगा। ये एपिसोडिक है। अगर आपने इकोनॉमीज ऑफ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज में हम करेंगे कंडीशन ऑफ ऑप्टिमम डिप्लीशन, मार्केट फॉर्म्स एंड रेट ऑफ डिप्लीशन और रोल ऑफ बैकस्टॉप, जो कि अगले वीडियो में होगा। कंडीशन ऑफ ऑप्टिमम डिप्लीशन, पहले तो ये समझिए कि नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज होते कौन हैं। नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए और उनको रिप्लेसमेंट भी ना मिले, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, मेटेलिक मिनरल्स, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम या नॉन मेटेलिक मिनरल, सॉल्ट, फॉस्फेट्स। ये सब लिमिटेड हैं और ये एक दिन ख़त्म हो सकते हैं। इनको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। और इनका डिप्लीशन कितना करना है ताकि वो हमारे लिए उपयोगी भी रहे और आगे तक चलता रहे, इस पर हमको इकोनॉमिकली थोड़ा सोचना पड़ता है, जिस पर एक टॉपिक बना है। तो अगर कोई नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जैसे कोल, तो इसमें दो चीज़ें होंगी। एक तो ये लिमिटेड है और दूसरा नॉन रिप्रोड्यूसेबल है, ये रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमको एक्सट्रैक्शन करना है, यानी कि इसमें से निकालना है कोल, तो हमें डिपेंड होना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, देखिए पहले कॉस्ट को समझिए। कॉस्ट का मतलब क्या है? एक तरीके की वैल्यू। किस प्रकार की वैल्यू? अभी की वैल्यू। अभी उसकी, उस कोल की कोई ना कोई वैल्यू है। ओके, फ्री में तो मिल नहीं रहा है कोयला। कोई भी व्यक्ति जब प्रोड्यूसर बनता है कोल का, एक खदान खरीदता है, फिर उसमें से लोग लगाता है, फिर उसको कुछ तो खर्चा लग रहा है ना, कॉस्टिंग लग रही है, यानी कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू है, तब तो वो उसमें लगा रहा है, फिर उसको भी बेचता है वो और एक्स्ट्रा पैसा लगा के। तो जब हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू ना देखें तो कहाँ की वैल्यू देखें? फ्यूचर में कितने का होगा। जब हम इसकी फ्यूचर पर डिपेंड करें कि मान लीजिए आज कोयला 1 किलो हमको मिल रहा है 20 रुपए का, लेकिन अगर ये फ्यूचर में 5 साल बाद हमको 1 किलो 500 रुपए का मिलेगा, मतलब 500 रुपए हमको इससे फायदा मिल सकता है। अगर ये हमको समझ में आता है तो इस फ्यूचर के कॉस्ट को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आपने वैसे भी पढ़ा होगा कि ऑल्टरनेटिव अगर कोई है किसी प्रोडक्ट का और उसको हम छोड़ते हैं, कंज्यूम नहीं करते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी को छोड़ देना, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर हम एक्सट्रैक्शन अभी करते हैं तो क्यों करें, ये किस पर डिपेंड करेगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर। यानी कि अगर उस समय आगे आने वाले टाइम में हमें कॉस्टिंग ज़्यादा मिलने वाली है, यानी कि हमें उसमें से पैसा ज़्यादा कमाने को मिलेगा, तो हम अभी एक्सट्रैक्शन नहीं करेंगे। और अगर अब अभी कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन, अभी हम उसमें से चीज़ें निकाल रहे हैं, तो इसका एक ही मतलब होता है कि हमने अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खो दी, क्योंकि हमने उसका यूज़ कर लिया, क्योंकि अब ये भविष्य में रहेगा नहीं तो वो पैसा हमारा बनेगा नहीं। तो आपको समझ में आ गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। इसको यूज़र कॉस्ट भी बोलते हैं और इसको होटलिंग्स रूल के थ्रू, एक हेरोल्ड होटल करके एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने भी इसके बारे में बताया है, तो उसको होटलिंग कॉस्ट भी बोल सकते हो आप, लेकिन ये यूज़र कॉस्ट के नाम से ज़्यादा फेमस है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो और भी होते हैं, मगर यहाँ पर हम इसको यूज़र कॉस्ट बोलेंगे। तो अगर एक्सट्रैक्शन चल रहा है, ठीक है, किसका? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का, तो क्या होगा? एक होगा इसमें मार्जिनल कॉस्ट और एक होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या यूज़र कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट अभी का है, अभी हमको मान लीजिए 1 यूनिट कोल निकालने के लिए कुछ कॉस्टिंग लगती है, उसको हम मार्जिनल कॉस्ट बोल देते हैं। और वही यूनिट अगर हम भविष्य में निकालते तो उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। अगर हम अभी निकाल लेते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी या यूज़र कॉस्ट हमारा लॉस्ट हो जाएगा, हमें नहीं मिलेगा। यानी एक कॉस्ट तो हमको ये लग गई और दूसरी ये चली गई प्रेजेंट में निकालने की वजह से। एक तो हमको ये लग गई और दूसरी हमारी ये चली गई, तो हमारा जो टोटल भार है, प्रेशर है हमारे ऊपर, वो क्या है? एक तो मार्जिनल कॉस्ट भी है, एक ये भी है, क्योंकि हमने ये भी खोया है, ये तो खोया ही है, ये भी खोया है। तो हमारा एक
ऑगमेंटेड मार्जिनल कॉस्ट निकाला जाएगा। वो उसमें मार्जिनल कॉस्ट प्रेजेंट का भी मिला रहेगा और एक यूजर कॉस्ट भविष्य का भी मिला रहेगा। इसको इस डायग्राम से समझते हैं। सपोज ये डायग्राम है, एक्स और वाई, एक्स में हमने क्वांटिटी ले ली, वाई में हमने प्राइस ले ली, और ये प्राइस फॉल हो रही है, ये ई है, ये मार्जिनल कॉस्ट हो जाए, ये बी, ये ए, ये ई, और ये हो गया क्वांटिटी एम, ये हो गया क्वांटिटी 1 ओ, और ये हो गया प्राइस पी इक्वल टू, प्राइस कैसी होती है, प्राइस यानी हमको जो मार्केट प्राइस है वो क्या होता है, प्राइस का क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, और ये मार्जिनल कॉस्ट हो गया। तो मार्जिनल कॉस्ट और ये प्राइस, प्राइस धीरे 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 नीचे आती है। क्यों आती है? क्योंकि क्वांटिटी बढ़ती जाती है। मैंने आपको बताया था ना, डिमांड प्राइस के हिसाब से बढ़ती जाएगी। अगर प्राइस घट रही है तो डिमांड बढ़ती जाएगी। और प्राइस घटेगी क्यों? प्राइस इसलिए घटेगी क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर एक ने कोयले से फ़ायदा लेना शुरू कर दिया तो दूसरा भी आएगा मार्केट में, तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा। उस कंपटीशन में उस रिसोर्स को जल्दी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा कोई भी। तो जब क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी प्राइसिंग कम हो जाएगी, और धीरे 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 वो इतनी कम हो जाएगी कि हमारी मार्जिनल कॉस्ट को टच कर जाएगी। इससे ज़्यादा सस्ता हम नहीं बेच सकते क्योंकि हमारी कॉस्टिंग ही नहीं है। अगर हम 10 रुपये लगा रहे हैं तो हमें कम से कम 12 तो मिले। अगर वो 10 पे भी आ गया तो भी हम संतुष्ट हो सकते हैं कि चलो बराबरी की बात है, लेकिन अगर 10 से नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो हमारे लिए घाटा है। तो हमारा फायदा कहाँ पर है? ए और ए बी के बीच में। मार्जिनल कॉस्ट के हम ऊपर है, मगर ए और बी के बीच में हमें लग क्या रहा है? ये जो प्राइस है और मार्जिनल कॉस्ट है, इसके बीच में ये जो जगह है, इसको हम बोलेंगे यूजर कॉस्ट। यानी हमारा मार्जिनल कॉस्ट प्लस ये यूजर कॉस्ट मिलाकर बनता है प्राइस। अगर आज आप कोई चीज़ बेचने चाहते हो 10 रुपए की, और भविष्य में अगर आप बेचोगे उसी चीज़ को तो वो हो सकता है 25 में बिके 1 साल बाद, तो आपका 15 रुपए का घाटा होगा उस समय। तो अगर वो 15 रुपए और आज जो आप 10 रुपए हैं वो दोनों मिला लें, 25 प्लस प्रॉफिट मिला लें 5, 30 में बेचते हैं तो आपको संतुष्टि मिलेगी। आप 25 तक भी बेच सकते हो, मगर उसके नीचे नहीं बेच सकते। देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मार्जिनल कॉस्ट है 10 रुपीज़ और हमको रेवेन्यू मिल रहा है 12 रुपये। इतना हमने लगाया और इतना हमें मिल रहा है। इसका मतलब इनको माइनस करेंगे अगर हम, तो हमें प्रॉफिट कितना होगा? ₹2 का। ठीक है। अब फ्यूचर में क्या होगा? मान लीजिए फ्यूचर में हमको ये जो मार्जिनल रेवेन्यू अभी 12 मिल रहा है, ये बाद में 18 मिलने वाला है। ऐसा हमने प्रेडिक्ट किया, अंदाजा लगाया। इस तरीके से प्राइसिंग वगैरह बढ़ेगी तो इसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट तो 8 रुपये हो सकता था, पर अभी हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? केवल 2 रुपये। तो ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यूज़र कॉस्ट है, ये 6 रुपये है जिसका बर्डन है। तो 6 रुपये हम जोड़ के ही अपने को आगे बढ़ाएंगे। ये जो यूज़र कॉस्ट है ये 6 रुपये है, मार्जिनल कॉस्ट तो है ही है, और ये 6 रुपये जोड़ देंगे तो हमारा ऑगमेंटेड मार्जिनल कॉस्ट बन जाएगा। ये ऑगमेंटेड मार्जिनल कॉस्ट हम लेकर तब हम फायदा अपना देख सकते हैं, यानी 10 + 6 = 16 रुपीज़। ओके, इसको हम एक टाइम लाइन से देखते हैं। टाइम पीरियड, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मान लीजिए अभी किसी भी चीज़ की प्राइस है P0 और भविष्य में उसकी प्राइस है P1। तो अभी का जो रेवेन्यू होगा यानी प्रॉफिट होगा वो कैसे निकलेगा? प्राइस में से हमने मार्जिनल, ये P0 जो है मार्केट प्राइस है, तो मार्केट प्राइस में मार्जिनल कॉस्ट मिली रहती है। जैसे आप कोई शैम्पू खरीदने जाते हो, प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, साबुन खरीदने जाते हो, 10 रुपये का मिला आपको, पर 10 रुपये थोड़ा ना प्रोड्यूसर को पूरा फायदा है, उसमें उसकी लागत भी जुड़ी हुई है। उसको उसमें से हो सकता है 1-2 रुपये ही मिल रहा हो फायदा। तो रेवेन्यू है प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पर रेवेन्यू क्या हो जाएगी? वहाँ की प्राइस माइनस वहाँ का मार्जिनल कॉस्ट। ओके, तो इसको रेवेन्यू को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब लिख रहे हैं भविष्य की प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट अपॉन 1 + R। ये क्या है?
ये इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हो जब हम आगे की तरफ जाएं, और जब पीछे की तरफ आएं तो इसको डिस्काउंटिंग रेट भी बोलते हैं। इसको समझ लेते हैं। ये हमारा जो प्राइस है ये जा रहा है। अगर हम अभी रेवेन्यू ये ले रहे हैं P0 माइनस MC, तो ये छोड़ रहे हैं, ये फॉरगॉन वैल्यू है। लेकिन इस फॉरगॉन वैल्यू में तो बस यही था P1 माइनस MC। ये 1 प्लस R कहाँ से आ गया, इसको समझ लीजिए। सपोज आज का 100 रुपये 10% लगता है, एक साल के बाद कितना हो जाएगा, 110 रुपये। ओके, ठीक है। तो अगर 100 रुपये हम ऐसे लिखें प्लस 10% ऑफ 100 लिखें तो 110 होता है। अब इन दोनों में से इसको और एलेबरेट करें तो 100 इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचा 1, और यहाँ 10 अपॉन 100 इंटू 100 था, तो 100 बाहर निकाल लिया। चलिए, तो 10% बस बचा, इक्वल टू 110। यहाँ 100 इक्वल टू 110 अपॉन 1 प्लस 10% हुआ। ये आर है, ये रेट आर है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आ गया। यानी आज की वैल्यू अगर P0 है 100 और भविष्य की वैल्यू है 110, तो वो 110 के नीचे हमको 1 प्लस आर भी लिखना पड़ेगा। तो उसके नीचे हमको उसका डिस्काउंटिंग रेट भी लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 100 रुपये एक साल के बाद हमें 110 वैसे ही देने वाला है। अगर मैं 100 रुपये किसी और चीज में इन्वेस्ट करूं तो 10% तो मुझे मिलने वाला है। मतलब मेरा तो वैसे भी वो 100 रुपये 110 होने वाला है। तो मैं उस 110 को 110 कंसीडर क्यों करूं? उसमें से मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मैं हटाऊंगा। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है। यानी हमारा 100 रुपये अगर हमको कंपेयर करना है भविष्य से, तो हमको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 110 अपॉन 1 प्लस 10/100 इक्वल टू क्या होगा, 110 अपॉन 100 प्लस 10 अपॉन 100, यानी कि ये हो जाएगा 110 इंटू 100 अपॉन 110 प्लस 10, यानी कि ये 110, ये भी 110, ये कट जाएगा, बचेगा कितना, 100। 100 का 100 आ गया। इसका मतलब है 100 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि ये जो प्राइस है हमारी, ये हमने दे दी। इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या यूजर कॉस्ट। यानी जो यूजर कॉस्ट हमको लगने वाला है भविष्य में, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हमारी भविष्य की, उसकी अभी की वैल्यू ये है जो हम छोड़ रहे हैं। ये क्लियर हो गया? तो ये सारा कैलकुलेशन है। यानी कि P0 माइनस MC अभी का हो गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रेजेंट सेल और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर सेल। अगर यही चीज हम भविष्य में बेचेंगे तो इस तरीके से बिकेगी। ये अभी बता रहे हैं, लेकिन हम भविष्य में तो वो P1 माइनस MC ही रहेगी। लेकिन अगर उसको अभी बताना है हमको, अभी उसकी वैल्यू क्या है, तो हमको 1 प्लस R से डिवाइड भी करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा ये मैंने आपको पीछे बता दिया। अब अगर ये P0 माइनस MC ज्यादा है, यानी आज की वैल्यू ज्यादा है, तो हम बढ़िया एक्सट्रैक्शन करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे। लेकिन अगर ये कम हो गई तो फिर हम उसको छोड़ देंगे कि भैया भविष्य में करेंगे, क्योंकि हमें भविष्य की वैल्यू पता है। फिर हम एक्सट्रैक्शन अभी नहीं करेंगे। तो P0 माइनस MC अगर बराबर हो गई इसके, तो भी हम करते रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अगर बराबर हो गई तो ये हमारा ऑप्टिमम पॉइंट कहलाएगा, मैक्सिमम यील्ड कहलाएगा। इतना हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ तक, जब तक ये बराबर हो जाते हैं। तो इस स्थिति में 1 माइनस R ऊपर ले गया मैं, तो ये हो गया P1 माइनस MC। अब P1 की वैल्यू निकालना है तो MC को इधर ले आओ, तो MC प्लस हो जाएगा, ये बचेगा। यानी हमारी भविष्य की प्राइस को अगर आपको निकालना हो तो उसका एक फॉर्मूला ये भी हो गया। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट में हम क्या प्लस करेंगे, P0 माइनस MC अपॉन 1 प्लस R। ये कई जगह आपको फॉर्मूला मिलेगा बुक में, आपको उसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको एलेबोरेट कर दिया। दैट्स इट, थैंक यू।